दोनों फौजी कश्मीरी लीडर को घसीटते हुए बैरक से बाहर ले गए। फौजी अफसर पहले ही बाहर निकल चुका था। बैरक की बत्ती जलती रहने दी गई, दरवाजा बंद कर दिया गया। मैं तेज तेज रेंगता हुआ बैरक की छत पर आ गया। छत की दूसरी तरफ जाकर मंडेर पर से नीचे झांक कर देखा। दो फौजियों ने कश्मीरी लीडर को बाहर जमीन पर रखे एक स्ट्रेचर पर डाला, स्ट्रेचर को उठाया और दूसरी बैरक की तरफ चल पड़े। बाकी फौजी भी अपने अफसर के साथ इसी तरफ चल पड़े। मुझे ये मालूम करना था कि ये लोग कश्मीरी लीडर को कहाँ ले जा रहे हैं। मैं कोने की तरफ छत से नीचे उतर आया और जरा हटकर अंधेरे में इस तरफ चलने लगा जिधर फौजी कश्मीरी लीडर को ले गए थे। वो इसे सामने वाली बैरक में ले गए। मैं इनके पीछे बैरक में नहीं जा सकता था क्योंकि वहाँ रोशनी थी और मैं नजर आ सकता था। मैंने बड़ी तेजी से काम लिया और दीवार पर से होकर बैरक के रोशनदान में आ गया। अंदर सर डाल कर देखा। इस दौरान फौजी बैरक में आ चुके थे। स्ट्रेचर जमीन पर डालकर दो फौजियों ने कश्मीरी लीडर को पकड़कर उठाया। इस बैरक के अंदर एक और छोटा दरवाजा था। वो इसे चलाते हुए इस दरवाजे में से दूसरी तरफ ले गए। दूसरी तरफ कोई तहखाना होगा क्योंकि वो सीढ़ियां उतर गए थे। भारतीय मेजर भी दूसरे फौजियों के साथ तहखाने में उतर गया। तहखाने का दरवाजा बंद हो गया। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ मैं रोशनदान के अंदर चला गया और दीवार पर से नीचे उतरकर तहखाने के दरवाजे के पास आ गया। दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं था। फौजी गार्ड बैरक के बाहर थी, अंदर कोई गार्ड नहीं थी। मैं दरवाजे के दरमियान में से निकलकर सीढ़ियां उतरने लगा। सीढ़ियों में तहखाने की हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। 5-6 सीढ़ियां थी। मैं आखिरी सीढ़ी में एक तरफ छुप कर देखने लगा। तहखाना एक हवालात की तरह था। दीवार पर बल्ब रोशन था। कश्मीरी लीडर को इसी की कमीज उतार कर छत के साथ लटकाया जा रहा था। भारतीय मेजर स्टूल पर बैठा था। कश्मीरी लीडर को उल्टा लटका कर एक इंडियन संतरी इसकी गर्दन में कपड़ा डालकर मरोड़ने लगा। भारतीय मेजर ने कहा, गुलाम हुसैन, अगर अब भी तुम अपने साथियों के ठिकाने बता दो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। कश्मीरी लीडर ने कहा, कभी नहीं बताऊंगा। मेजर ने गुस्सीली आवाज में कहा, एक बार फिर तुम्हें मौका दिया जाता है, सोच लो। कश्मीरी लीडर ने कहा, सोचना तुम दरिंदों को चाहिए जिन्होंने कश्मीर पर जबरदस्ती कब्जा कर रखा है। याद रखो तुम्हारा यौम हिसाब आन पहुंचा है। इंडियन मेजर स्टूल से उठा और इसने उल्टे लटके हुए कश्मीरी लीडर पर मजीद तशद्दुद शुरू कर दिया। इंसान आखिर इंसान होता है। कश्मीरी लीडर अपने ईमान पर कायम था, लेकिन दर्द की शिद्दत से वो आहिस्ता आहिस्ता कराने लगा। इस वक्त मेरा जी चाहा कि आगे बढ़कर इस भारतीय फौजी दरिंदे को मौत के घाट उतार दूं, लेकिन वहां 5 और भी फौजी थे। मेरे जिंदा बचने का इम्कान ना होने के बराबर था। मेरे इस एक्शन से कश्मीरी लीडर का फरार भी खतरे में पड़ सकता था। मुझे ये भी ख्याल था कि आधा घंटा गुजरने ही वाला है और पेट्रोल ड्यूटी के संतरी वापस अपनी पोस्ट पर न पहुंचे तो दूसरी पार्टी जरूर इनकी तलाश में निकलेगी और फिर मुमकिन है कि इस सारे इलाके को फौजी हिरासत में ले लेंगे। इन्हें यकीन हो जाएगा कि वहां कश्मीरी कमांडो पहुंच चुके हैं। इस लिहाज से मुझे यहाँ से जल्दी वापस अपने साथियों के पास जाकर इन्हें सारी सूरत हाल से बाखबर करना था। कश्मीरी लीडर को इस कदर टार्चर किया गया कि वो बेहोश हो गया। इंडियन मेजर ने हुक्म दिया, इसे छत से उतार कर कोने में डाल दो, सुबह दोबारा इंटरोगेशन होगी। कश्मीरी लीडर को छत से उतारा जाने लगा। मैं तेजी से तहखाने की सीढ़ियां चढ़कर बैरक में आया और वहां से दीवार पर रेंग कर रोशनदान से होता हुआ बैरक की दूसरी तरफ निकल गया। रात के अंधेरे में रेंगता हुआ खारदार तारों के नीचे से गुजरकर इस जगह पहुंचा जहां कमांडो खालिद और कमांडो हारून झाड़ियों के पीछे पोजीशन लिए बैठे थे। मैंने जाते ही कमांडो खालिद को सारा वाकया बयान कर दिया। वो कहने लगा, हमें अब यहाँ नहीं बैठना चाहिए। दूसरी इंडियन गश्ती पार्टी अपने साथियों को तलाश करती इधर जरूर आएगी। कमांडो हारून बोला, ये मालूम होने के बाद कि कमांडो पार्टी के जवान मारे गए हैं, कैंप के सारे फौजी अलर्ट हो जाएंगे। हमारे पास इतना असला नहीं है कि हम इनका मुकाबला कर सकें। ओके, कमांडो खालिद ने कहा, वापस चलो। हमारे दोनों पहलुओं पर जो कमांडो लाइट मशीन गने लिए बैठे, इन्हें भी सिग्नल दे दिया गया। हम अंधेरे में तेज तेज चलते वहां से निकल आए। कमांडो खालिद और कमांडो हारून इस जंगली इलाके को अच्छी तरह जानते थे। किसी जमाने में इन्होंने वहां एक नदी के पास अपना खुफिया हाइड आउट बनाया हुआ था। कमांडो खालिद ने हारून से कहा, हारून, हम अपने पुराने हाइड आउट में जाएंगे। ओके कमांडर। दूसरे मुजाहिद साथी भी हमारे साथ आकर मिल गए थे। कमांडो खालिद ने मुझे कहा, करमदाद, हमें ऑपरेशन कल तक मुलतवी करना पड़ेगा। ये बड़ी अच्छी बात हुई है कि हमें कश्मीरी लीडर का सुराग मिल गया है। हम कल रात अटैक करेंगे। इन लोगों का पुराना हाइड आउट वहां से कोई 1 मील दूर एक बरसाती नाले के पास झाड़ियों और दरख्तों में घिरे हुए छोटे से टीले की एक कुदरती गार में था।
हम लोग यहाँ आकर बैठ गए। सारे असलहे और हथियारों की फिर से पड़ताल की गई। कमांडो खालिद ने अपने एक मुजाहिद से कहा, तुम रात को गार्ड ड्यूटी पर रहोगे। 2 मुजाहिद इसी वक्त बाहर निकल गए। दूसरे कमांडो साथी गार के दहाने के पास जाकर लेट गए। मैं खालिद के पास ही जमीन पर बैठा था। कमांडो हारून भी वहाँ मौजूद था। कमांडो खालिद ने हारून से कहा, हमें कल का पूरा दिन यहाँ गुजारना है। मेरा ख्याल है हमें सुबह सुबह अपने आदमी भेजकर भोपाल से कुछ और असला मंगवा लेना चाहिए। हो सकता है हमें कैंप की पूरी पलटून से मुकाबला करना पड़ जाए। कमांडो हारून बोला, कमांडो अरशद को मुंह अंधेरे रवाना कर देंगे। इसके बाद कमांडो खालिद मुझसे कैंप की बैरकों के मोहल्ले वकू और दूसरी बैरक के इस तहखाने के बारे में तफसीलात मालूम करने लगा जहां इंडियन आर्मी ने कश्मीरी लीडर को कैद किया हुआ था। इसके बाद वो वहीं इधर उधर पड़कर सो गए। मैं कोने में बैठा जागता रहा। रात गुजर गई। सुबह की हल्की हल्की रोशनी जब गार के दहाने से अंदर आने लगी तो कमांडो खालिद ने मुजाहिद अरशद को उठाया और इसे कुछ मजीद असलहा और कुछ खाने का सामान लाने के लिए भोपाल रवाना कर दिया। हमारी जीप जंगल के शुरू में पुराने तालाब के पास जहाड़ियों में मौजूद थी। मुजाहिद अरशद को इसी जीप के जरिए वापस भोपाल जाना था। 2 घंटे बाद मुजाहिद कुछ नान और अचार लेकर आ गया। वो अपने साथ एक थैले में स्टेन गनों और लाइट मशीन गनों का मैगजीन और हैंड ग्रेनेड भी लाया था। हम सब ने मिलकर नान खाए और रात को कमांडो अटैक का मंसूबा तैयार करना शुरू कर दिया। कमांडो खालिद ने मेरी तरफ देखकर कहा, कमांडो गरमदाद, कल रात की तरह आज रात भी तुम देखभाल के लिए पहले जाओगे और हमें वापस आकर सूरत हाल की रिपोर्ट करोगे। तुम्हारी रिपोर्ट की रोशनी में शब खून मारने का तरीका कार तय किया जाएगा। मैंने खालिद से कहा, कमांडर, अभी तक तो आप भी देख रहे हैं कि मैं सांप की शक्ल में ही हूँ और इस शक्ल में होने की वजह से मैं बड़ी आसानी से टारगेट की सुराग रसानी करने निकल जाऊंगा। लेकिन अगर खुदा ना करे ऐसा हो गया कि टारगेट पर पहुंचकर अचानक मुझे झटका लगा और मैंने सांप से इंसान की शक्ल इख्तियार कर ली तो सूरत हाल संगीन भी हो सकती है और मैं पकड़ा भी जा सकता हूं, क्योंकि सांप की शक्ल से जब मैंने अपनी इंसानी शक्ल इख्तियार की तो मेरे पास कोई असलहा नहीं होगा, कोई हथियार नहीं होगा। मैं बड़ी आसानी से दुश्मन के काबू आ सकता हूँ। कमांडो खालिद ने कहा, करमदाद, तुम कहना क्या चाहते हो? मैंने कहा, मैं कहना ये चाहता हूँ कि अगर ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई तो मैं मखसूस जानवर की आवाज निकाल कर आपको सिग्नल दे दूंगा। ये सिग्नल सुनने के बाद आप अपनी पोजीशनें छोड़कर फौरन अपने इसी हाइड आउट में वापस आ जाएंगे, क्योंकि मैं अगर पकड़ा भी गया तो हर मुमकिन तरीके से फरार होने की कोशिश करूंगा और इसी हाइड आउट में आ जाऊंगा। कमांडो हारून ने कहा, हम कब तक तुम्हारा इंतजार कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि तुम कैंप से फरार होने में कामयाब ना हो सको। मैंने कहा, ऐसा भी हो सकता है कि इंसानी शक्ल में पकड़े जाने के 2 घंटे बाद, ज्यादा से ज्यादा 6-7 घंटों के बाद मुझ पर दोबारा दौड़ा पड़ जाए और मैं इंसान से वापस सांप के रूप में आ जाऊं। इस हालत में मैं बड़ी तेजी से और बड़ी आसानी से आपके पास पहुंच जाऊंगा और हम तीसरे अटैक का प्रोग्राम तैयार कर सकेंगे, क्योंकि कश्मीरी लीडर को हमें हर हालत में यहाँ से निकाल कर साथ ले जाना है, ख्वाह हमें पूरे इंडियन कैंप से ही क्यों ना मुकाबला करना पड़े। कमांडो खालिद कहने लगा, तुम ठीक कहते हो करमदाद, हम ऐसा ही करेंगे। अगर हमें तुम्हारा इमरजेंसी सिग्नल मिल गया तो हम इस वक्त अपनी पोजीशन छोड़कर यहाँ हाइड आउट में आकर छुप जाएंगे। कमांडो हारून बोला, लेकिन हम ज्यादा देर तक तुम्हारा इंतजार करने की पोजीशन में नहीं होंगे। हम पूरी तरह तैयार होकर असला समेत यहाँ आए हुए हैं। हम तुम्हें ज्यादा से ज्यादा 2 दिन तक देखेंगे। अगर इस दौरान तुम न आए तो हम अपने तौर पर कमांडो एक्शन करके कश्मीरी लीडर को यहाँ से निकल ले जाने की कोशिश करेंगे। इस कैंप में 50 से ज्यादा इंडियन फौजी नहीं होंगे। अगर हमें इनका मुकाबला करना पड़ा तो हम सब तरबियत याफ्ता कमांडोज हैं, हमारे पास असला भी काफी है और इंडियन फौज को यहाँ किसी तरफ से कमक भी इतनी जल्दी नहीं पहुँच सकती। हम इन्हें खत्म कर सकते हैं। कमांडो हारून ने गलत बात नहीं की थी। इन लोगों के पास काफी असला हो गया था और अंधेरे में छुपकर वो कैंप के 50-60 फौजियों को खत्म कर सकते थे। इसके अलावा ये सारे कमांडोज थे और उन्होंने इंडियन आर्मी के एक मुसलमान साबिक कमांडो से बाकायदा तरबियत हासिल की हुई थी। मैंने कहा, ठीक है, अगर मैं वहां फंस गया और आप लोगों को मेरा सिग्नल मिल गया तो आप सिर्फ 1 दिन मेरा इंतजार करें। इसके बाद अपने तौर पर प्लान बनाकर कमांडो अटैक कर दें। बैरकों की सिचुएशन मैंने आप लोगों को समझा दी है
कैंप में सिर्फ 2 बैरकें ही हैं। अगर हंगामी हालात में कैंप कमांडर ने पीछे कमक के लिए वायरलेस भी दिया तो कमक इतनी जल्दी इस जंगल में नहीं पहुंचेंगी। इतनी देर में हम लोग अपना मिशन मुकम्मल करके यहाँ से फरार हो सके होंगे। सारा दिन इसी मंसूबाबंदी में गुजर गया। रात हो गई तो हमने अपने मिशन की तैयारियां शुरू कर दी। जब रात काफी गहरी हो गई तो हम लोग हाइड आउट से निकलकर अपने टारगेट की तरफ चल पड़े। हम इसी तरह बिखर कर चल रहे थे। रास्ता हमें मालूम था। मैं अंधेरे में ओपी के फराइज अंजाम देते हुए इनकी रहनुमाई कर रहा था, क्योंकि मैं सांप के रूप में था और अंधेरे में भी देख सकता था। सांप अंधेरे में बखूबी देख सकता है। 1-1.5 घंटे के बाद हम इंडियन फौजी कैंप के करीब पहुंच गए। कमांडो खालिद ने अपने साथियों को कैंप के दाखिला गेट की जानब दोनों तरफ लाइट मशीन गने देकर पोजीशनें संभालने का आर्डर दे दिया। वो लोग अंधेरे में गायब हो गए। कमांडो हारून और खालिद दरख्तों के नीचे चहाड़ियों में कल वाली पोजीशनें लेकर बैठ गए। मैं कमांडो खालिद की जैकेट के कॉलर के साथ चिमटा हुआ था। इसने मुझसे कहा, करमदाद, अब तुम्हारा काम शुरू होता है। हम इसी जगह तुम्हारा इंतजार करेंगे। मालूम करके आओ कि कश्मीरी लीडर कैंप के तहखाने में ही है या इसे वहां से दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया गया है। ओके कमांडर। मैं छलांग कर इसकी जैकेट के कॉलर से उतरा और अंधेरे में कैंप की खारदार तारों वाली दीवार के साथ चल पड़ा। मैं कल वाले रास्ते पर ही चल रहा था। खारदार बाड़ के पास आकर मैं रुक गया। मैंने वो जगह देखी जहां कल मैंने 2 फौजियों को हलाक किया था। वहां लाशें नहीं थी। कैंप में मुझे कोई गैर मामूली फौजी सरगर्मी भी नजर नहीं आ रही थी। इससे जाहिर था कि दोनों फौजियों के बारे में इन लोगों ने यही समझा है कि इन्हें किसी सांप ने डस दिया था। ये बात इन भारतीय फौजियों की गली सड़ी लाशों से भी जाहिर हो गई होगी। मैं मुतमईन होकर खारदार बाड़ के नीचे से गुजर गया। मैंने बैरकों के करीब पहुंचकर देखा कि दोनों बैरकों के बाहर एक गार्ड मौजूद था। हालात बड़े नॉर्मल थे। अगर कोई इमरजेंसी वाली बात होती तो यहाँ सिक्योरिटी के इंतजामात बड़े सख्त कर दिए गए होते। अब मैं पहली बैरक को छोड़कर दूसरी बैरक की तरफ बढ़ने लगा, क्योंकि तहखाना दूसरी बैरक के कमरे में ही था। मुझे इसी बैरक के तहखाने में जाना था और मालूम करना था कि क्या कश्मीरी लीडर अभी तक इसी तहखाने में ही है। मैं बड़ी आसानी से दूसरी बैरक की दीवार पर चढ़कर रोशनदान में से अंदर चला गया। ये बैरक खाली थी। तहखाने का दरवाजा बंद था। मैंने दरवाजे के ऊपर नीचे हर जगह देखा, मगर मुझे कहीं कोई ऐसा सुराख या दरज न मिली जिसमें से निकलकर मैं तहखाने में दाखिल हो सकता था। दरवाजे को अंदर से ताला नहीं लगा था, सिर्फ कुंडी लगी थी, मगर मैं इस कुंडी को नहीं खोल सकता था। अगर मैं अपनी इंसानी शक्ल में होता तो मेरे लिए कुंडी खोलनी बहुत आसान थी। मैंने कुंडी से लिपटकर 1-2 बार जोर लगाकर इसे खोलने की कोशिश भी की, लेकिन कुंडी इतनी सख्त लगी हुई थी कि मैं इसे जरा सा भी हिला न सका। बैरक में सिर्फ एक बत्ती जल रही थी। बैरक का अपना दरवाजा भी बंद था जिसके बाहर गार्ड पहरा दे रहा था। मैं सोचने लगा कि मुझे क्या करना चाहिए। ये मालूम करना भी जरूरी था कि कश्मीरी लीडर तहखाने में ही है, कहीं इसे किसी दूसरी जगह तो मुंतकिल नहीं कर दिया गया। अगर वो तहखाने में नहीं है तो हमारा सारा कमांडो ऑपरेशन बेकार हो जाता। रात गुजरती जा रही थी। मेरे साथी पीछे मेरी वापसी का इंतजार कर रहे थे। मुझे वापस जाकर इन्हें सही मालूमात फराहम करनी थी और मेरी रिपोर्ट की रोशनी में उन्होंने कमांडो अटैक करना था। बाहर फौजियों की बातें करने की आवाज आई। लगता था 3-4 फौजी हैं। आवाज बैरक की तरफ बढ़ रही थी। मैं जल्दी से कोने में लकड़ी के एक डिब्बे के पीछे छुप गया। बैरक का दरवाजा खुला और 4 इंडियन फौजी स्टेन गन कंधों से लटकाए अंदर दाखिल हुए। मैं इन्हें गौर से देखने लगा। इनमें से एक फौजी सूबेदार या हवालदार होगा, वो आगे था। इसने तहखाने के दरवाजे के पास आकर हुक्म देने के अंदाज में कहा, नायक, नीचे जाकर कैदी की पोजीशन चेक करो और आकर रिपोर्ट करो डबल से। एक फौजी फौरन आगे बढ़ा। तहखाने का दरवाजा खुला और नीचे उतर गया। तीनों फौजी बाहर खड़े रहे। इनके अफसर ने जेब से सिगरेट निकाल कर सुलगा लिया और बोला, इधर कल रात को सांप ने अटैक किया था। तुम लोग नाइट पेट्रोल पर देखभाल कर जाया करो। मैं लकड़ी के डिब्बे के पीछे छुपा इन लोगों को देख रहा था। इन फौजियों की नजर मुझ पर नहीं पड़ सकती थी। इस वक्त ऐसी बात हुई कि जिसने मेरा खून खुश्क कर दिया। मुझे अपने सांप वाले जिस्म को एक हल्का सा झटका लगा। मैं घबरा गया। मैं वहां से भाग नहीं सकता था। मुझे इल्म था कि मेरे साथ क्या होने वाला है। अभी मैं पहले वाले हल्के झटके से संभल नहीं सका था कि मुझे दूसरा झटका लगा। ये दूसरा झटका ज्यादा जोरदार था। मैंने बेइख्तियार दिल में कहा, या अल्लाह खैर, लेकिन मुझ पर वो दौरा पड़ चुका था।
जो मैं नहीं चाहता था कि इस वक्त मुझ पर पड़े। दूसरे झटके के साथ ही मेरा जिस्म सांप से इंसान में तब्दील हो गया। सांप की हैसियत से मैं लकड़ी के डिब्बे के पीछे सारे का सारा छुपा हुआ था, लेकिन आदमी की शक्ल में आते ही मैं सबको नजर आने लगा। एक फौजी की नजर मुझ पर पड़ गई। इसने एकदम स्टेन गन कंधे से उतार कर मेरी तरफ सीधी कर ली और बोला, हाल्ट। सब मुझे देखने लगे। इनके सूबेदार भारतीय फौजी ने सिगरेट फेंक दिया। सब ने स्टेन गनों का रुख मेरी तरफ कर दिया। सूबेदार ने कहा, ओए ये कहां से आ गया? कौन हो तुम? मैंने क्या कहता मैं कौन हूँ और वहाँ कैसे आ गया? मैंने खड़े होकर बड़ी मासूमियत से कहा, जनाब मेरा नाम वरियाम दास है। मैं सफाई का काम करता हूँ। सफाई करते करते यहाँ सो गया था। भारतीय सूबेदार ने मेरे करीब आकर मुझे गौर से देखा। तुमको हमने पहले इधर कभी नहीं देखा, सच बोलो तुम कौन हो? फिर इसने अपने फौजियों को हुक्म दिया, इसको बांध कर ले चलो। इस दौरान तहखाने से वापस आकर फौजी ने बताया, कैदी ठीक ठाक है। वो फौजी मेरी तरफ हैरान होकर देखने लगा। सर ये सिविलियन कौन है सर? सूबेदार बोला, कोई दुश्मन का जासूस लगता है। अभी मालूम पड़ जाता है कि इसको किसने भेजा था। ये जरूर कश्मीरी कमांडोज को निकालने आया है। ले चलो इसे। भारतीय फौजी मुझे घसीटते हुए बैरक से बाहर ले आए। मेरे साथ बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई थी। बाहर आते ही गार्ड्स ने भी अपनी स्टेन गनें सीधी कर लीं। सूबेदार ने दोनों गार्ड संतरियों को गाली देकर कहा, तुमको किस लिए यहाँ ड्यूटी पर रखा हुआ है? दुश्मन का जासूस कैदी को निकालने अंदर आ गया और तुम्हें मालूम ही नहीं पड़ा। हम कैंप कमांडर को तुम्हारी रिपोर्ट करेगा। फौजी मुझे घसीटते हुए दूसरी बैरक की तरफ ले जा रहे थे। मुझे ये तो मालूम हो गया था कि कश्मीरी लीडर तहखाने में ही है, मगर अब इस रिपोर्ट का कोई फायदा नहीं था। मैं अपने साथियों को जाकर ये मालूमात फराहम नहीं कर सकता था। मेरी गिरफ्तारी के बाद ये अमर तयशुदा था कि कैंप के गिर्द फौजी चेकिंग शुरू कर देंगे। इस तरह मेरे साथियों के पकड़े जाने का खतरा था। चुनाचे भारतीय सूबेदार ने ऑर्डर भी दे दिया कि कैंप के जंगल की तलाशी लो। दुश्मन के आदमी जरूर किसी जगह छुपे हुए होंगे। ये अकेला नहीं आया होगा। ये सुनते ही मैंने अपने हलक से चीख के अंदाज में एक आवाज निकाली और साथ ही भारतीय सूबेदार से कहा, सर मैं बेकसूर हूँ, मुझे कुछ ना कहें। ये फिक्रा मैंने चीख की आवाज के साथ ही कह दिया था, ताकि मेरी चीख की आवाज पर इसे कोई शक न पड़े कि मैंने अपने साथियों को खबरदार करने के लिए सिग्नल दिया है। हकीकत में मैंने अपने साथियों को सिग्नल ही दिया था कि मैं फंस गया हूँ, तुम अपनी अपनी पोजीशनों को छोड़कर रोपोश हो जाओ। सूबेदार ने मुझे ठुड्डा मार कर गाली दी और कहा, अभी मालूम पड़ जाएगा कि तुम कौन हो। ले चलो इसे अंदर। मुझे दूसरी बैरक में धकेल दिया गया। मैं फर्श पर चारपाइयों के पास गिरा जिन पर फौजी सो रहे थे। 2-3 फौजी उठ बैठे। क्या हुआ सर? एक भारतीय फौजी ने पूछा। सूबेदार ने कहा, ओए इधर हमने कश्मीर का एक और कमांडो पकड़ा है। ये अपने साथी को फरार कराने आया था। सूबेदार चारपाई पर बैठ गया। इसने कहा, क्या नाम बताया था तुमने? मैंने कहा, वरियाम दास सर। इसने एक फौजी को हुक्म दिया कि मेरी पतलून खोल कर देखा जाए। ये एक ऐसा सबूत था जिसकी मैं तरदीद कर ही नहीं सकता था। इन्हें फौरन मालूम हो गया कि मैं मुसलमान हूँ। इसके फौरन बाद मेरे हाथ पीछे बांध दिए गए। मैं तो नागहानी मुसीबत में फंस गया था।